नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आज शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की, यानी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की। आखिरकार आपके निवेश की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी किस तरह से हो। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश रंजन सिन्हा, प्रेसिडेंट जी आर राजा फाइनेंशियल सर्विसेज से। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका मनी गुरु में। धन्यवाद। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें moneyguru@zeenetwork.com पर। इसके अलावा आप SMS के जरिए भी शो से जुड़ सकते हैं। सेव लिखकर अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर कमल प्रसाद कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है कमल आपका मनी गुरु में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। सर नमस्कार सर, मेरा नाम कमल प्रसाद है, मेरी उम्र 35 साल की है। सर मैं 15 से 16 साल में मेरा टारगेट है सर 1 करोड़ रुपए कमाने का। मैं महीने में 10,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं सर। जी बिल्कुल, जान लेते हैं प्रकाश जी से। प्रकाश जी करोड़पति बनना चाहते हैं, 15 से 17 साल का इनका नजरिया है और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं, जो प्लान किया है इन्होंने, वो करीब 10 से 11,000 रुपए पर मंथ ही कर सकते हैं। आपके भी जानना चाहते हैं किस तरह की यहाँ पर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी इनको प्लान करनी चाहिए, किस तरह से निवेश की रणनीति ये प्लान करे ताकि 17 साल में या फिर 15 साल में अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए। ये तो पहली बात, इनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये एक लंबी इनकी सोच है और बिल्कुल ये जो इनका लक्ष्य है ये बिल्कुल इसको ये प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये जो पैसा है 11,000 रुपया पर मंथ लगाने की बात कर रहे हैं, अगर मैं 15-16% के हिसाब से भी अगर मैं इसको CAGR के हिसाब से देखूं तो आराम से इनका 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको पैसा किस एसेट में लगाना, उस एसेट में लगाना जहाँ पे ये रिटर्न उनको मिल सकता है। और इसके लिए आपको ऐसे रिस्की एसेट्स में लगाने होंगे जिसके जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह में आपको लगाना पड़ेगा। चूंकि ये एक लंबे अवधि तक लगाना चाहते हैं तो मेरी इनको सलाह होगी कि आप लार्ज कैप डोमिनेटेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से शुरू करें। और आप चूंकि लंबे समय के लिए लगाना चाहते हैं तो आप एक इसमें मिड कैप फंड भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और एक सेक्टर फंड भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेक्टर फंड में मैं इनको बोलूंगा ये फार्मा देख सकते हैं या बैंकिंग देख सकते हैं या FMCG भी देख सकते हैं। मैं इस वक्त उनको रिलायंस बैंकिंग का सुझाव दूंगा। और जो लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड है उसके अंदर मैं इनको बोलूंगा UTI अपॉर्चुनिटी एक अच्छी फंड है। इनके अंदर आपको बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी एक फंड अच्छी है। मिड कैप में IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड अच्छी है। तो ये सब फंड के अंदर ये थोड़े से 3-4 टुकड़ों में ये सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कमल जिस तरह से प्रकाश जी ने आपको बताया कि आप लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है और जितना रिटर्न आपको चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। और आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और एक सेक्टर फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। किस तरह का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए आप अपनी TV स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपने निवेश की आप इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर सुनील निगम बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुनील आपका मनी गुरु में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मेरा ये सवाल था कि मैंने SIP करवाई थी SBI में गोल्ड म्यूचुअल फंड में जी, तो उसमें करीब 20 इंस्टॉलमेंट हो चुकी है जी, 1,000 रुपीज पर मंथ की जी। तो गोल्ड में रेट गिरता ही जा रहा है उसका बराबर, तो हम ये चाह रहे हैं इसको ब्रेक कर दें यहाँ पे जी। तो क्या ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? वैसे आपका होराइजन क्या है, कितने समय का नजरिया लेकर आप चले थे जब आपने निवेश के लिए इस फंड को चुना था? 12 ईयर्स जी। प्रकाश जी, हालांकि इनका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म ही है, महज इनको 20 महीने यानी करीब 2 साल ही हुए हैं इस फंड में निवेश करते हुए। और जिस तरह से सोने में गिरावट हाल ही में देखने को मिली है, इनके फंड की परफॉर्मेंस पर भी जाहिर है असर पड़ा है, नेगेटिव रिटर्न्स फिलहाल ये फंड दे रहा है। ऐसे में आपका भी जानना चाहते हैं, नेगेटिव रिटर्न से घबराए हुए हैं, आपका भी जानना चाहते हैं क्या इसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है इसको बंद करके कोई और फंड इनको ऑप्ट करना चाहिए या फिर लॉन्गर टर्म होराइजन है क्योंकि इनका तो बने रहना सही होगा? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने गोल्ड फंड में जो इन्वेस्ट किया ये ऑब्जेक्टिव किया था, क्योंकि आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनकी ऑब्जेक्टिव ये होती है कि उनकी अपने परिवार में, अपनी लड़की या किसी की शादी में, चूंकि हमारे यहाँ ये प्रथा है कि हम गोल्ड देते हैं तो उस वजह से भी लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ये इनकी ऑब्जेक्टिव अगर वो है
तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है कि आज गोल्ड के प्राइसेस कम है और उसी प्राइस में इनको ज्यादा यूनिट मिलेगा। तो मैं इनको बोलूंगा पहले ये अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत क्लियर रहें। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो बल्कि इनको कभी भी नहीं डिसकंटिन्यू करना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो सवाल ये उठता है कि इनके टोटल पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है। मेरा सुझाव ये होगा कि हमेशा 5% तक हर क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि इक्विटी के से अपोजिट मूव करता है और आपको नेगेटिव सिचुएशन में वो अच्छी रिटर्न देता है। तो ऐसे हालात आएंगे आपको लंबे अवधि में, तो बहुत आपको ये एक प्रोटेक्शन देता है। अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न को देखकर किया है तो मुझे लगता है कि ये अभी शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छी रिटर्न गोल्ड के अंदर नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्लोबली आप देखिए गोल्ड के प्राइसेस घट रहे हैं और भारत के अंदर भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो गोल्ड को डिस्करेज कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर असर पड़ रहा है। तो अगर रिटर्न एक क्राइटेरिया है तो मैं इनको सुझाव दूंगा कि बेहतर होगा ये किसी और एसेट में मूव कर जाएं। प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम यही मानकर चले कि रिटर्न के नजरिए से इन्होंने इस फंड को चुना था, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया 12 साल का इनका नजरिया है, ऐसे में क्या ये ऐसा भी कर सकते हैं कि इस फंड में बने रहे लेकिन जब भी ये निवेश की राशि बढ़ाए तो गोल्ड ना चुनकर इक्विटी कैटेगरी की ओर अपना एक्सपोजर बढ़ाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट तो हमेशा करते रहना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आप किस एसेट में करना चाहते हैं। इस वक्त वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो पिछले 1.5-2 साल में गोल्ड का रिटर्न अच्छा नहीं है और अगले 1 साल में बहुत कोई अच्छा दिखने वाला भी नहीं है जी। तो अब इनको डिसीजन ये लेना है कि कंटिन्यू करें या मूव करें। जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद है सुनील आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर महेश माली पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है महेश आपका मनी गुरु में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए महेश। हेलो, एक्चुअली आई एम 35, मेरा ईयर जो है 35 ईयर्स एज है। ओके, मेरा मंथली इनकम है जो 60,000 पर मंथ है और मेरा अभी तक का जो सेविंग है, आई हैव 2 स्मॉल डॉटर्स। तो मैंने जीवन सरल में 30 साल के लिए पर मंथ 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और जीवन एक टर्म इंश्योरेंस लिया है, वो भी LIC का है 30 लाख का, वो भी 30 साल के लिए लिया है। और 2 म्यूचुअल फंड जो मैंने 2008 से खरीदे HDFC इक्विटी ग्रोथ फंड ₹2,000 एंड ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक ग्रोथ 1,000। तो मुझे ये अगर मेरे बच्चों का फ्यूचर या फॉर एजुकेशन एंड मैरिज लाइफ अगर मुझे सिक्योर करने का है तो व्हाट आर द अदर ऑप्शन जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल, प्रकाश जी से जान लेते हैं। प्रकाश जी, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्होंने करने की यहाँ कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने बताया 2 इनकी डॉटर्स हैं, 35 इयर्स इनकी एज है, एनुअल इनकम इनकी करीब 7 लाख से ज्यादा है। फिलहाल ये टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, LIC की पॉलिसीज भी हैं, 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक और HDFC इक्विटी। आपके भी जानना चाहते हैं, मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स तो इनके ये हैं लेकिन अपने बेटी के भविष्य को लेकर और साथ साथ अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को भी लेकर ये प्लान कर रहे हैं। ऐसे में जो मौजूदा निवेश है क्या ये पर्याप्त है? किस तरह की स्ट्रैटेजी फर्दर इनको प्लान करनी चाहिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामना दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि इनकी इतनी अच्छी सोच है। और जहां तक सवाल है, बिल्कुल इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आज जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है इससे बहुत ज़्यादा महंगा होगा जब इनकी दोनों बच्चियां उस लायक होंगी। पहली लड़की इनकी 5 साल की है, अगर मैं मान के चलूं कि 18 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाती है, यानी +2 के बाद जाती है, और आज के हिसाब से अगर मैं कॉस्ट देखूं, अगर मैं 10 से 15 लाख का कॉस्ट लूं, मैं 15 लाख अगर एक लेके कॉस्ट करता हूं और 8% का मैं इन्फ्लेशन अगर लेके चलूं, तो बड़ी लड़की का जब हायर एजुकेशन का टाइम आएगा लगभग जो कि 13 साल बाद होगा, तो वो उस समय के लिए इनको लगभग 40-41 लाख का इनको कॉर्पस चाहिए। जहां तक छोटी बेटी का सवाल है, वो अभी 5 महीने के लिए, तो उसका लगभग आप 18 साल आगे आप रख लीजिए और उसी हिसाब से अगर 8% के इन्फ्लेशन के हिसाब से मैं 15 लाख पे अगर कॉस्ट बढ़ाऊं तो लगभग 60 लाख का उनको जरूरत पड़ेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट उस समय चाहिए। अब इसको 60 लाख और 40 लाख होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जो कि अच्छा ग्रोथ दे। और अगर मैं एक 15% के हिसाब से अगर एक CAGR के हिसाब से लूं तो मुझे लगता है लगभग 8,600-700 रुपया इनको अपनी बड़ी बेटी के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और 5,500 के आसपास लगभग अपनी छोटी बेटी के लिए, तो लगभग 14,000 के आसपास इनको SIP करनी चाहिए और अच्छे प्रोविडेंट फंड में करें जिसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, और उसको अगर वो चाहे तो 2-3 फंड के अंदर भी वो ब्रेक करके कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी महेश जी बहुत ही
सही तरीके से यहाँ पर प्रकाश जी ने आपको बताने की कोशिश की है। जो दोनों ही डॉटर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की आपकी जो दोनों ही डॉटर्स की एज है उसके हिसाब से आपको फिलहाल अभी से करीब 14,000 रुपये पर मंथ इन टोटल इन्वेस्ट करना चाहिए। एक अच्छा अग्रेसिव एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको अपना बनाना चाहिए। जो मौजूदा फंड्स है हालांकि वो अच्छे हैं, लेकिन उसमें आपको और फंड्स ऐड करने चाहिए। कौन से फंड्स आप ऑप्ट कर सकते हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी फिलहाल देखें। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर्स के शो पे शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज आपकी सेविंग्स पर जुड़ी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं जे.आर. लादा फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रेसिडेंट प्रकाश और शामिल आपको इन्वेस्टमेंट हमारे एक्सपर्ट्स के आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप ईमेल करें moneyguru@zenetwork.com पर। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। सेव लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसको भेजिए 57575 पर। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर मनदीप सिंह बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मनदीप आपका मनी गुरु में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अराउंड हर मंथ 6,000 इन्वेस्टेबल सरप्लस होता है जी, और मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो एक टैक्स एग्रेसिव पोर्टफोलियो करना चाहता हूँ। आपका होराइजन है, कितने के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? 30 इयर्स है। ठीक है प्रकाश जी, 30 इयर्स का इनका होराइजन है। 6,000 पर मंथ फिलहाल इनके पास इन्वेस्टमेंट सरप्लस है। और जिस तरह से उन्होंने बताया टैक्स एफिशिएंट के साथ साथ इनको एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो चूंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और इन्होंने अग्रेसिव वर्ड यूज़ किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अग्रेसिव से क्या मीन करना चाहते हैं। ये हाई रिटर्न की बात कर रहे हैं या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं? एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अग्रेसिव जब आप बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा करते हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो इक्विटी के अंदर भी आप मिड और स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए मैं कभी भी सुझाव नहीं दूंगा कि आप स्टार्ट करें अग्रेसिव के लिए। आप हमेशा एक साउंड पोर्टफोलियो बिल्ड करें और धीरे धीरे अग्रेसिवनेस लाएं अपने पोर्टफोलियो में। तो शुरुआत आपकी हमेशा ऐसे होनी चाहिए कि आपको सेफ्टी और रिटर्न दोनों को एक बैलेंस लेके चलना है। बहुत जरूरी, चूंकि आपका लंबे अवधि तक है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी देखना है कि आपके पास कुछ कुशन है या नहीं, तो कुछ बॉन्ड वगैरह या डेट इनकम फंड वगैरह में भी डालना बहुत जरूरी है। चूंकि आपकी उम्र लगभग 35 साल की है, तो एक पोर्टफोलियो आपके लिए जो बनेगी वो ऐसा होगा कि लगभग आपका 1/3 पैसा डेट में हो और 2/3 पैसा आपका इक्विटी में हो। लार्ज कैप से आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप कुछ समय बाद आप मिड कैप में भी आप इन्वेस्ट कीजिए, आप 1-2 सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कीजिए और इसी तरह से। लेकिन बहुत जरूरी जो है, चूंकि आपने एक लंबे अवधि की बात की है, आप अपने पोर्टफोलियो को हर दिन मत देखा कीजिएगा, क्योंकि आपने वर्ड जो अग्रेसिव यूज किया है तो उसमें क्या होता है, आप रिटर्न को चेस करने वाली आपकी एक मेंटालिटी नहीं बननी चाहिए। साउंड पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छे प्रोवन फंड को सेलेक्ट कीजिए, लॉन्ग टाइम कंसिस्टेंट फंड के साथ मूव करते रहिए, बट पोर्टफोलियो को जरूर मॉनिटर कीजिए ताकि अगर कहीं कोई फंड अगर खराब कर रहा है तो आप रीबैलेंसिंग कर सकें। जी बिल्कुल प्रकाश जी, टैक्स एफिशिएंसी की भी उन्होंने बात की थी, उस नजरिए से भी शायद कोई फंड ये चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नहीं, टैक्स एफिशिएंसी का यहाँ मैं 2 एस्पेक्ट दूंगा। एक हो सकता है ये शायद ये इनकम टैक्स बचाने की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो आपके ELSS वगैरह फंड है। दूसरी मैं इनको बोलूंगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आज के हिसाब से अगर आप देखिए तो लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन आपका है ही नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म में होते हैं तो आपका कैपिटल लगता है। तो मैं इनको हमेशा सुझाव दूंगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट कीजिए, और चूंकि लॉन्ग टर्म में आप रहेंगे तो आपका पैसा टैक्स एफिशिएंट ही रहेगा। जी बिल्कुल, यानी मनदीप जी जिस तरह से बताया प्रकाश जी ने कि क्योंकि आप बिगनर हैं और नए निवेशक हैं, इसलिए आपको एकदम से ज्यादा एक्सपोजर, ज्यादा रिस्क वाले फंड्स की ओर रुख नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साउंड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सेफ्टी के साथ रिटर्न के नजरिए से आपको अपने फंड्स ऑप्ट करने चाहिए। लार्ज के फंड आप चुन सकते हैं अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए, और थोड़ा सेफ्टी के लिए आप डेट फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। टैक्स एफिशिएंसी के लिए ELSS आप चुन सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर राजेश शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश आपका मनी गुरु में। क्या है आपका सवाल? राजेश जी सवाल पूछिए अपना। लगता है राजेश जी से संपर्क टूट गया। उनका सवाल प्रकाश जी मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय एक्सा लाइफ की एस्पायर लाइफ पॉलिसी इन्होंने खरीदी थी 2008 में, और तब से ये एनुअल प्रीमियम
कर रहे हैं 20,000 का। पॉलिसी परफॉर्मेंस से नाखुश हैं आप, आपका भी जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए। 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या इसको सरेंडर करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए। भारतीय एक्सा लाइफ एस्पायर लाइफ विड्रॉन पॉलिसी है, आपका क्या व्यू होगा इस पर? देखिए ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है और बहुत सारे कम निवेशकों को ये शायद पता नहीं है कि जो भी यूएलआईपी हैं उनका जो पहले का 1 या 2 साल में जो मैक्सिमम जो आप पैसा लगाते हैं वो फिक्स कॉस्ट में चला जाता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब जो कि या तो स्कीम की जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हो जाता है और आपके पहले 1-2 साल में आपका बहुत कम पैसा निवेश के लिए जाता है। 2008 में जिस वक्त इन्होंने पैसा डाला मुझे नहीं पता, बट वो उसी साल हमने मार्केट की पीक भी देखी है और मार्केट की लो भी देखी है। अगर इनका पैसा पीक पे लगा होगा तब तो फिर और भी इनके लिए ये नुकसान वाली बात होगी, और अगर लो पे लगा होगा तो थोड़ा सा पैसा इनका इन्वेस्टमेंट के लिए गया होगा। जहां तक इस फंड का परफॉर्मेंस का सवाल है, ये मैं इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन अब सवाल इनके सामने ये उठता है कि ये कंटिन्यूड रहें या निकाल लें। बिल्कुल। अब अगर ये 5 साल के बाद अगर निकालते हैं तो मुझे लगता है एक नॉमिनल से इनको कॉस्ट लगेगा और ये निकल सकते हैं। मैं हमेशा एक सुझाव दूंगा कि अगर कोई फंड आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो आपको हमेशा एक क्विक कॉल लेना चाहिए स्टॉप लॉस का। कोई फायदा नहीं है कि आप उसमें 20 साल तक बने रहिए और उसके बाद आप रिपेंट कीजिए। रादर देन आप आज ही एक डिसीजन ले लीजिए और वहां से निकलकर आप या तो एक टर्म प्लान ले लीजिए इंश्योरेंस के दृष्टिकोण से, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से आप कोई अच्छा इक्विटी ओरिएंटेड फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है राजेश आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आज इतने ही कॉलर्स इस शो में हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी शो के साथ जुड़ने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मनी गुरु में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।